नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है संडे। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप 7 दिन पढ़े वो रिवीजन कर रहे होंगे। और अपन आज क्या है, 7 दिन में जो न्यूज़ में रहा था, राजस्थान के अंदर एक टॉपिक हॉट है, काफ़ी केस स्टडी भी बनती है। तो वो क्या था कि बीकानेर के अंदर है ना, 22 मई की बात है। ये कब है? 22 मई की बात है। बीकानेर के अंदर ये मैनुअल स्क्रीनिंग वाली घटना बहुत बड़ी हुई। तो मानवाधिकार आयोग ने, राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान के हाईकोर्ट ने, दोनों ने स्वतः संज्ञान ले लिया और सरकार से जवाब मांगा भाई इस तरह घटना आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी 2013 का एक्ट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भाई मानवाधिकार के जो उल्लंघन हो रहा है, मतलब सेप्टिक टैंक जो गेटर लाइन होती है ना अपने नगर पालिका के बाहर, तो वहाँ पे मानवीय जो भूमिका है उनको कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय बनाए गए भाई इस तरह उन लोगों को गटर में नहीं उतारा जाए। उसी के संदर्भ में ये घटना आई। 22 मई की बात है। 3 लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे। तो गटर साफ कर रहे थे, मैनुअल स्क्रीनिंग पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती से टिप्पणी की है और जवाब भी मंगा है। उसी के संदर्भ अपने पेपर में आता है, एक तो आता है पब्लिकेट में राज्य मानवाधिकार आयोग, दूसरा आता है अपने सामाजिक न्याय जो इथिक्स में भी आता है और पॉलिटिकल में आता है। इस इथिक्स में तो वहाँ पे आता है जहाँ पे नैतिक निर्णय में योगदान, पिछली बार प्रश्न भी आया हुआ है। तो अगर मान लो 5 नंबर क्वेश्चन मतलब नैतिक निर्णय में योगदान की पेपर 2 में सामाजिक न्याय की क्या भूमिका हो सकती है, आप एसडीएम बन रहे हैं या आपके सामने दुविधा क्या है, उस दुविधा में आप कैसे निपटेंगे, उसी के रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। और पॉलिटी का तो है ही, सामाजिक न्याय जो आर्टिकल 14 है उसी के रिलेटेड है। और आर्टिकल 21 कल भी पढ़ा था और आपने अच्छा सुना होगा, कल मैं पूरा विस्तार से समझाया और लिविंग प्रोग्रेसिव क्या होता है, उसी के संदर्भ में ये घटना है। तो उसी के घटना के संदर्भ में अपन हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक, कौन सी शक्तियाँ हैं, और राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़े जो पब्लिकेट में अपना थर्ड पेपर यूनिट सेकंड में आता है, उसी के रिलेटेड पढ़ते हैं कि ये घटना है कि मैनुअल स्कैनिंग पर राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में, मैनुअल स्कैनिंग जो पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती की है कि बीकानेर के अंदर जो नगर है वहाँ पे मुक्ता नगर में 3 कर्मचारियों सेप्टिक टैंक से दम घुटने से मौत हो गई। राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य मानवाधिकार आयोग भी है और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसने भी किया स्वतः संज्ञान। और स्नेहास फाउंडेशन करके जो जनजाति, इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो 1980 में PIL आई थी, पिटिशन लिटिगेशन ऑफ इंडिया जो आई थी, जो 1980 में PN भगवती न्यायमूर्ति थी, उस समय इसका जन्म हुआ, लाया गया था याचिका कि इसके तरह आप जा सकते हैं, आप पिटिशन डाल सकते हैं। उपकरणों की कमी और कानूनों पर भाई क्रियान्वयन की मांग की गई है। तो उसी के सिलसिले में पढ़ते आगे चलते हैं। न्यायिक प्रतिक्रिया, राजस्थान हाईकोर्ट के राज्य मानवाधिकार से जवाब मांगा है। राज्य मानवाधिकार स्वतः संज्ञान लिया है और PLI दायरे में सुरक्षात्मक उपकरणों की भारी कमी है और कानूनों के प्रभाव में क्रियान्वयन। देखो अब न्यायिक प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान का हाईकोर्ट के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखो क्या है, पहली बार स्वतः संज्ञान लिया नहीं, उससे पहले बहुत सारे लो एग्जाम्पल याद रखना, ध्यान से सुनना, ये एडिटोरियल लास्ट तक बने रही और बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये आया था 29 अगस्त 1949 में राजस्थान का हाई कोर्ट, RHC राजस्थान हाई कोर्ट कब आया? 29 अगस्त 1949 में राजस्थान को उसने एक मुख्य पीठ है जोधपुर और खंडपीठ है जयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में, याद रखना ये बात। और राजस्थान के हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया क्या? इसी पे लिया है। अभी तो देखो स्कैनिंग मैनुअल बीकानेर के आधार पर लिया गया। दूसरा 2024-25 की घटना है, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर की घटना है, बाड़मेर के अंदर बालिका स्कूल में शोषण के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था न्याय ने, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोटा में ऑक्सीजन की कमी की हुई मौतों को रिपोर्ट के तलब की थी। कहाँ पे? कोटा की घटना, राज्य मानवाधिकार कोटा में स्वतः संज्ञान लिया और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ये पहला तो ये लिया, दोनों ने लिया, राज्य मानवाधिकार ने भी लिया और हाईकोर्ट ने भी लिया है। और बाड़मेर बालिका को शोषण पे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब बेसिक और पढ़ते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक उल्लेख है राजस्थान के हाई कोर्ट का। कब है? 214 से लेकर 231, याद रखना ये बात। भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, बात सही है, प्रत्येक राज्य में होगा, है ना। यहाँ फिर 2 राज्यों से मिला के एक हाई कोर्ट बनेगा, जैसे पंजाब चंडीगढ़ का है। भारत के प्रत्येक यहाँ एक उच्च न्यायालय से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव के लिए भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर बात करें, संरचना में कितने लोग बैठते हैं? 3 लोग होते हैं, एक तो CGI है और एक अन्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त। संख्या निर्धारण इसका कौन करता है? इनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है, याद रखना। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मुख्य न्यायाधीश और संबंधित, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन परामर्श कौन देता है? राज्यपाल,
ये याद रखना। हाई कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन रिपोर्ट तलब के आधार पे जो कोलिजियम सिस्टम की रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल फिर आगे भेजता है। उसी के आधार पर ये कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राज्यपाल सिफारिश के आधार पर करता है। अब इसकी अवधि की बात करें, कितने टाइम पीरियड, पद अवधि की बात करें, है ना। पद अवधि क्या कहती है? पद अवधि कहती है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है इसका, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन एज निश्चित है, वो है 62 वर्ष। कब है? 62 वर्ष। जैसे है ना, कोई निश्चित कार्यकाल मतलब जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग 3 वर्ष तक है, उम्र है 70 वर्ष तक रहे, 3 साल ही रह सकता है। अगर वो 67 एज में आता है तो 70 साल तक रहेगा। तो इसके संदर्भ में ये बात कही है ना। तो हटाया कौन जाता है? हटाने वाला महाभियोग प्रक्रिया आपको पता ही है, संसद की प्रक्रिया शुरू होता है ना। 100 लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सदस्यों को हस्ताक्षर के बाद फिर जांच कमेटी बैठती है, उसके बाद राष्ट्रपति हटाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया भी राष्ट्रपति हटाता है आर्टिकल 217 के तहत, याद रखना ये बात, है ना। योग्यता, देखो हाई कोर्ट में जब नियुक्ति होती है ना, योग्यता वो क्या आधार है? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको 2 नंबर प्रश्न पूछते हैं कि हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है, तो आप पहला प्रश्न आप करेंगे कि भारत में नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी रक्षा होने। हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 वर्षों की वकालत या न्यायिक अधिकारी हो। अन्य आवश्यक योग्यता जो संसद निर्धारित करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट है, हमारे संविधान में दे रखा है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 10 वर्ष तक, क्या 10 वर्षों तक अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी रहा होगा। अन्य आवश्यक योग्यता जो संसद जो समय समय पर निर्धारित करती है, तो उनको नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अब यह है, अब सबसे बड़ा 5 नंबर का प्रश्न बनता है हाईकोर्ट के संदर्भ में कि हाईकोर्ट के संदर्भ में कौन सी शक्तियाँ है। एक दिन अपन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ पढ़ी थी। हाईकोर्ट की शक्तियाँ क्षेत्राधिकार में आता है, क्षेत्राधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरिक्शन। क्या बोलते हैं? जुडिशरिक्शन। अब मान लीजिए मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मौलिक अधिकार को रहेगा, जो 5 प्रकार की रीट है। लेकिन रीट में सबसे ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास है ना, याद रखना ये बात, कि मौलिक अधिकार के साथ और भी वो सुनता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा भारत का मैटर आता है, पूरे भारत के लोगों की सुनवाई करना, तो टाइम कम बचता है, तो सिर्फ मौलिक अधिकार को ही रखा, बाकी वो निचले अदालतों में दिया रहेगा। अब आपके सामने आया दूसरा पॉइंट, मूल्य अधिकार के बाद में आया अपीलीय अधिकार। क्या आया? अपीलीय अधिकार, है ना, जुडिक्शन, अपीलीय। ये क्या है कि ये सिविल और आपराधिक मामलों में निचली अदालत को अपील के अंदर, मान लो सिविल और आपराधिक मामलों में निर्णय दिया किसने, मान लो कोई जालौर का कोर्ट है, वो निचली अदालत में उसने कोई निर्णय दिया, तो हाई कोर्ट ने निर्णय उसको पलट दिया, या फिर उसको निर्णय को स्वीकार किया, या फिर उसके खिलाफ आप आ गए हाई कोर्ट में, तो आप आ सकते हैं। वो कब किसके तहत आता है? वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। अब तीसरी शक्ति हाई कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार में आती है। एक तो मूल अधिकार हो गए, एक हो गया अपीलीय हो गया, तीसरी आती है पर्यवेक्षण, सुपरविजर यानी पर्यवेक्षण। तीसरी क्या है? पर्यवेक्षणाधिकार, याद रखना, है ना, पर्यवेक्षण अधिकार। ये क्या करती है? राज्यों का अधीनस्थ अदालतों में नियंत्रण और निरीक्षण, आर्टिकल 227, याद करना, आर्टिकल 227 के तहत आता है पर्यवेक्षण। सलाहकार, एक होता है सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 143 के तहत होती है, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं है। याद रखना, ये सलाहकार कहाँ पे है? राष्ट्रपति 143 के तहत। क्या हाई कोर्ट में सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं। किसके तहत, कहाँ पे पूछता है? सुप्रीम कोर्ट में पूछता है। तो इसीलिए अभी हाल ही में तमिलनाडु पे जो तमिलनाडु के बिलों पे 3 महीने के लिए कंडीशन लगाई, राष्ट्रपति को 3 महीने निर्णय देना होगा राज्यपाल की तरह। लेकिन 201 में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं राष्ट्रपति के बाद। तो राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछा 201 के तहत। भाई वहाँ पे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं, राज्यपाल के पास तो लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई संशोधन करके सरकार वापस बिल भेजती है तो 3 महीने में निर्णय देना होता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल चालाकी से क्या करता है? 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, क्योंकि विपक्ष में सरकार होती है, सरकारों के बीच में ये स्टैम्प पेपर की तरह काम करता है राज्यपाल। उसी के संदर्भ में सवाल पूछा 14, उनमें से एक सवाल ये था, क्या आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप किसी को कार्यपालिका को आदेश या निर्देश रूल बना सकते हैं? तो आर्टिकल 113 के 43 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गया। तो आपको मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार, पर्यवेक्षण अधिकार किस में है? हाई कोर्ट के पास। सलाह अधिकार नहीं है। अब स्वतः संज्ञान ले ले, अन्य विशेषता भी है। स्वतः संज्ञान जो अभी लिया है मैनुअल स्क्रीन के आधार पे,
क्योंकि मौलिक अधिकार आता है ना, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है। तो ये मोटे मोटे आपको याद रखना हाई कोर्ट के संदर्भ में। अब है PLI, है ना, आपने ये पढ़ा होगा, ये बार बार शब्द आते रहता है कि जन हित याचिका क्या होती है। तो ये जन हित याचिका क्या होती है आपको याद रखना, इसी के तहत मामला है। ये 1980 के अंदर शुरुआत होती है। जो अपना CJI थे न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर की जो जस्टिस थे PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने इस अवधारणा को बढ़ावा दिया। किसने? PN भगवती और BR कृष्ण। ये याद रखना, दो शब्द आप फैक्ट लिखेंगे तो एग्जाम में आपका एग्जामिनर बहुत ध्यान से आपके कॉपी पढ़ने में मजबूर हो जाएगा। BR कृष्ण अय्यर इस अवधारणा को बढ़ावा देने मुख्य न्यायाधीश थे ये दोनों, है ना। अब कौन दाखिल कर सकता है ना, होती क्या है, पहले तो ये पढ़ी बात है। PN होती क्या है? ऐसी याचिका होती है, एक ऐसी याचिका होती है जो जनता के व्यापक हित के किसी व्यक्ति की संस्था द्वारा अदालत में दायर की जाती है, जो भले ही वो व्यक्ति स्वयं करे या उसके प्रभावित ना हो। मान लो ये संस्था है, कौन सी, अब देखो समझते ध्यान से, ये सने हांस फाउंडेशन करके संस्था है। क्या इस पे कोई संकट आया है? नहीं। क्या मानवाधिकार इसी के? नहीं, ये एक संस्था है। तो वहाँ 3 लोग मरे गए, तो उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए ये आ गया है। कोई भी NGO जा सकता है ना, कोई भी संशोधित नागरिक जा सकता है, कोई भी जनहित के मुद्दे को लेकर जा सकता है। तो ये गया हाई कोर्ट में, PIL डाले, तो ये लिखा ना, एक ऐसी याचिका होती है जो जनता के व्यापक हितों की रक्षा के लिए राज्य संस्था द्वारा अदालत में दायर की जाती है, भले वो व्यक्ति स्वयं हो या नहीं हो। तो आपको ये याद रखना, समाज में कमजोर उद्देश्य क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है, बहुत सारे लोग वंचित वर्ग होते हैं, 2 टाइम की रोटी खाने के लिए पैसा भी नहीं होता है ना। तो समाज के कमजोर वर्ग, वंचित या शोषित वर्गों को मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए प्रशासनिक सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार को उजागर करना, सार्वजनिक मुद्दों पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। तो आपको उद्देश्य लिखना कि उद्देश्य क्या होता है कि समाज में कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना है, वंचित शोषित वर्गों को मौलिक अधिकारों को रक्षा करना, प्रशासनिक सरकारी जवाबदेही। भाई 3 उद्देश्य लिखोगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर पे सरकारी जवाबदेही लेना, कमजोर वर्ग को उत्थान करना है, तो सार्वजनिक मुद्दों पे न्यायपालिका हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है ना। अब वो मैंने बता दिया कौन जा सकता है। व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए इसमें। देखो इसमें दाखिल कौन कर सकता है? PLI, ये कोई भी NGO, कोई भी संस्था, है ना, चाहे व्यक्ति सजग जुड़ा हुआ हो या नहीं, है ना, लेकिन व्यक्तिगत निजी लाभ नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना आप। अब कौन कहाँ दाखिल? सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत। अब ये है ना, जनहित की याचिका में मुद्दे क्या है भाई, किन मुद्दों पे जा सकते हैं? जैसे एक तो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ तो वहाँ जा सकते हैं। जैसे पहला है पर्यावरण, पॉल्यूशन, क्या है? पॉल्यूशन। दूसरा है लेबर फोर्स, है ना, चाइल्ड लेबर फोर्स यानी बाल मजदूरी, है ना। फिर है तीसरा पॉइंट है वुमेन एंड कास्ट यानी दलित वर्ग, है ना, महिला और दलित अधिकार, एंड प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, है ना, एनवायरनमेंट को कंजर्व के लिए, है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक करप्शन। तो 5 से ये आपकी जनहित याचिका मुख्य मुद्दे हैं। सावधानी इस बात की रखनी है कि अगर टाइम वेस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जुर्माना लग सकता है। आप PLI का अगर मिस यूज कर रहे हो, कोई भी फिजूल का मुद्दा लेके जा रहे हो, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आपको ये याद रखना। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार भी आया, 100 संज्ञा लिया, अपना पब्लिक एट टॉपिक के सेकंड में है। तो अपने 2 टॉपिक PLI और हाई कोर्ट भी हो गया, और मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी सामाजिक न्याय पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे, पहले मानवाधिकार पढ़ते हैं। मानवाधिकार की ये एक शक्ति है, क्या है ये शक्ति है? तो उससे बेसिक पढ़ते हैं कि मानवाधिकार राजस्थान में 18 जनवरी, कब है? 18 जनवरी 1999 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार का गठन हुआ था। लेकिन इसका कार्यभार कब हुआ था? 23 मार्च 2000 के कार्य करना प्रारंभ किया था, है ना। इसका मुख्यालय है जयपुर में। 18 जनवरी 1999 में इसका 1993 एक्ट के तहत बनाया गया राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। लेकिन इसका कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से कार्य गठन होता है। और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत इसका गठन होता है। अब पढ़ते हैं तो राज्य मानवाधिकार का आयोग बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये गठन क्या होता है? इसका गठन होता है, क्या होता है? गठन, जो स्टेबिलिटी होते हैं गठन। इसमें कौन होता है? राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम, ये एक स्टेशनरी बॉडी है, याद रखना।
ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बॉडी नहीं, किसी वैधानिक संस्था के आदेश, संसद के द्वारा अधिनियम के तहत इसको आदेश जारी किया राज्य मानवाधिकार बनाया जाए, है ना। सभी राज्यों में नहीं है, याद रखना। ये सभी राज्यों में आज तक भी बनी हुई नहीं है, लेकिन कुछ राज्य केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधीन कार्य करता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे, है ना। अब इसकी संरचना में बात करें, कौन लोग आते हैं, है ना। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में ये होता है, मान लीजिए ये संरचना है ना, इसके अंदर कौन आता है, एक आता है चीफ अध्यक्ष जस्टिस होता है ना, जो उस न्यायालय के सेवानिवृत्त या तो उस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे तो वो बैठते हैं। एक तो कानूनी जो हाई कोर्ट या राज्य हाई कोर्ट के यहाँ सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। 2 सदस्य होंगे, उनमें से एक तो मानवाधिकार विषय से, एक प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। तो नियुक्ति राज्यपाल, इसमें कितने सदस्य होंगे, टोटल 3 होंगे। एक तो होगा अध्यक्ष और 2 हो गए मानवाधिकार क्षेत्र विशेषज्ञ, प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति। अभी 2019 में अमेंडमेंट करके इसमें कार्यकाल को कम किया, जो 3 वर्ष कार्यकाल रहेगा और उम्र इसकी 70 वर्ष होगा। तो आपको ये भी पॉइंट रखना, गठन याद रख दिया, संरचना हो गई और कार्य अवधि हो गई 3 और 70, ये 370 याद रखना। अब इसकी कार्य की शक्ति की बात कर रहे हैं, जो ये शक्ति है, एक तो जांच शक्ति, मानवाधिकार उल्लंघन के स्वतः संज्ञान, जैसे अभी बीकानेर वाला एग्जाम्पल आप याद रखो, मैनुअल स्कीमिंग के संदर्भ में, है ना, सेप्टिक टैंक को लेकर। दूसरा न्यायिक शक्ति, क्या होती है, न्यायिक शक्ति क्या होती है, न्यायिक शक्ति। एक तो जांच होगी, न्यायिक शक्ति हो गई, जो गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना, है ना, ये सिविल कोर्ट की शक्ति है इसके पास। अब ये सिफारिश शक्ति, कि आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता, ये है ना। निरीक्षण शक्ति, हिरासत में जेल, जो मान लो जेलों की जो हालत है उनका निरीक्षण करता है, कुल कैपेसिटी से कितने जेल में कैदी है, तो फिर वो रिपोर्ट बना के राज्य सरकार को देते हैं। जन जागरूकता, मानवाधिकार पर प्रसार, कार्यशाला, जागरूकता अभियान चला सकते हैं। नीति की समीक्षा, मानवाधिकार प्रभावित नीतियों कानूनों की समीक्षा कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई कानून बनाया है जो मानवाधिकार के खिलाफ जा रहा है, तो ये समीक्षा करते हैं। एनजीओ का मूल्यांकन करता है, मानवाधिकार क्षेत्र में संगठन मूल्यांकन करते हैं, उनके बारे में जांच करता है। अब इसकी कुछ सीमा होती है, क्या होती है, देखो, गठन हो गए, संरचना हो गए, कार्य अवधि हो गई, शक्तियाँ हो गई, है ना, याद रखना, पढ़ लेना आप पॉज करके वीडियो, और क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का सीधा बनता है। अब इसकी कुछ सीमाएं होती है, वो सीमाएं क्या होती है, कि केवल राज्य सूची है और समवर्ती सूचियों में हस्तक्षेप, केवल राज्य सूची और समवर्ती, क्योंकि राज्य मानवाधिकार है तो केंद्र विषय में तो जा नहीं सकता है ना। दूसरा, निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, जैसे मान लो ना, आदेश नहीं दे सकते आप, सलाहकार दे सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी है। केवल सिफारिश दे सकता है। कार्यवाही केवल 1 वर्ष के भीतर घटना हो सकती है। देखो, ये 3 काम कर सकते हैं, 3 काम पे रोक है इसके। एक तो 1 वर्ष से ज़्यादा का अगर टाइम पीरियड हो गया तब ये काम नहीं कर सकता उस पे। एक, केवल राज्य सूची और समवर्ती विषयों पे कानून सलाहकारी दे सकता है, लेकिन आदेश नहीं देकर सलाह दे सकता है। उसी के संदर्भ में अपन ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये राज्य मानवाधिकार के बारे में पढ़ा, पब्लिकेट में सेकंड टॉपिक में आता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको एक एक पॉइंट समझा दिया हूँ। अब आगे चलते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है ना। आर्टिकल, ये देखो मैंने बोला केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, उसी कानून के तहत ये हाईकोर्ट ने भी जवाब मंगाया कि भाई मैनुअल स्केवेंजिंग उन्मूलन अधिनियम 2013 के बावजूद जमीनी स्तर पे आपको अभी इस तरह काम कर रहे लोग आज भी मर रहे हैं, इतनी 21वीं सदी में अंदर है। हाशिए पे मौजूद समुदाय सुरक्षा गरिमा का अधिकार होता है। प्रशासनिक जवाबदारी में क्या होता है, केस स्टडी बनता है। क्या आपका नगर पालिका CEO मान लो और इस तरह आप घटना होती है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा और आपके क्या आपके सामने दुविधा आती है, उस समय आप क्या करोगे। फिर मानवाधिकार के बारे में पढ़ लिया। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा एक विस्तृत स्वरूप है, क्योंकि इसके अंदर है ना, पर्यावरण को लेकर, राइट टू एजुकेशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, नींद आप ले सकते हैं, सो सकते हैं, बोल सकते हैं आप, बहुत सारे इशू इसके अंदर जो अभी डिजिटल सेवा अधिकार मौलिक अधिकार में आ गया है। दूसरा, आप अगर कोई मात्र दो बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आपको कानून प्रावधान में ये है कि 2 बच्चों से अगर ज़्यादा आप लीव नहीं ले सकते, लेकिन आप किसी कारण तीसरा बच्चा भी हो रहा है तो आप क्या करते हैं, तो आप मौलिक अधिकार दे रहेगा। कल ही दिया इसको कि भाई मौलिक अधिकार के तहत इसको जीवन दस्तावेज में लाया गया, जीवन जीने का गरिमापूर्ण अधिकार है। क्योंकि तमिलनाडु की घटना थी, वहाँ पे क्या हो गया था कि उसको 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी नहीं दी, है ना। तो इसी संदर्भ में
तो उसकी शादी दूसरी होगी तो बच्चा पहले वाले के पास रहेगा, हस्बैंड के पास, तो उसके दूसरे बच्चे के लिए उसको छुट्टी देनी थी, तो नहीं दे पाए, तो वो कोर्ट गई। कोर्ट ने भी उन्हीं मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 का रूल फॉलो करते हुए नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया मौलिक अधिकार है, लेकिन आप तीसरे बच्चे के लिए आप सुविधा, गवर्नमेंट की जो सुविधा है उनका लाभ नहीं उठा सकते। अब पढ़ते सामाजिक न्याय, इतिहास के साथ भी पढ़ते हैं और इसी के संदर्भ में जोड़ के पढ़ते हैं। देखो सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय एक समाज के हर वर्ग, ये समाज के हर वर्ग है ना, विशेष वंचित, पिछड़े, कमजोर वर्ग को अवसर, अधिकार और सम्मान को दिलाने का काम करते हैं। जैसे समता, स्वतंत्रता है ना, क्या होता है कैप है, इक्वलिटी है ना, फ्रीडम है, और राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू लिविंग प्रोग्रेसिव है ना, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी, ये सब क्या है, ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। जैसे हर वर्ग को समानता, जैसे अब इसमें मुख्य तत्व, अगर मान लो आपका प्रश्न आया तो इस तरह लिखना, जैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा के बारे में प्रश्न आया ना 5 नंबर का या 2 नंबर का, तो आप ऐसे पॉइंट बनाओ। जैसे पहला पॉइंट कौन सा, जैसे मूल तत्व कौन सा है, समानता है ना, समानता के अंदर क्या लिखना, जाति है ना, जेंडर है, धर्म, रिलीजियस, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, अवसर की समानता, क्या अवसर की समानता, शिक्षा, रोजगार, विकास के सभी को समान अवसर, आर्टिकल 15(4) और 16(4) के रूप में आरक्षण की व्यवस्था है। सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव अप्रोच है, सकारात्मक आरक्षण, विशेष योजना जैसे है, गरिमा का अधिकार, हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जो आर्टिकल 21, सामाजिक समावेशन। तो आपको इस तरह पॉइंट लिखना है, एक तो समानता, अवसर की समानता है, सकारात्मक भेदभाव, गरिमा व अधिकार, डिग्निटी ऑफ राइट, और समावेशी मतलब सोशल इंक्लूसिव। तो आपको इस तरह पॉइंट लिखना ताकि आपको याद भी रहे और रिवीजन करने में आपको आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की संभावना रहेगी। दूसरा, संविधान में सामाजिक न्याय के लिए सरकार क्या क्या, संविधान में क्या रखा। देखो संविधान की बात करें, सोशल सामाजिक क्षेत्र में आ जाए तो क्या बोलेंगे, एक तो प्रस्तावना, पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहाँ पे है, न्याय है ना, SEP, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ में है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, SCP का मतलब न्याय प्रस्तावना में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 14 और 18 में समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18। तीसरा पॉइंट 15 है ना, 15(4) और 16(4) है ना, जो आरक्षण की व्यवस्था की बात करती है। अब राज्य के पास में क्या है, DPSP में चले जाओ, आप मौलिक अधिकार में चले गए, प्रस्तावना में चले गए, अब DPSP राज्य नीति निर्देशक तत्वों में चले जाओ। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देख लो 46, देखो 46 और 39, याद रखना ये बात है ना। DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। जो एक तो होता है 46 और एक होता है 39A, ये आपको दोनों याद रखना टर्म। गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता, जैसे NLA, पता है ना आपको क्या है, न्याय निःशुल्क सहायता देते हैं है ना गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या है 39A, क्या है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। 46 में क्या है, SC ST कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण, किसमें 46 में SC ST को विशेष संरक्षण है। 39 में क्या है, ये गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता है। अब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकारों ने क्या समय समय पर व्यवस्था की हुई है। देखो आरक्षण नीति को बढ़ावा देने के आर्टिकल 15 और 16 के तहत EWS को अभी दिया हाल ही में, जो सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है ना, आरक्षण SC ST OBC और EWS। अब दूसरा पॉइंट, पंचायती राज है ना, महिलाओं के SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है चुनाव लड़ने के लिए। अब ये पोस्ट एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है, महिलाओं को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बातें की हुई है ना, सामाजिक न्याय हो गए ना। अब SC ST एट्रोसिटी एक्ट है ना, राइट टू पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट है ना, राइट टू पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन है ना, मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी किसके तहत है, वो भी आर्टिकल 21 के तहत है, स्टैंड अप इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान जैसी योजना आदि सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए। तो आपको ये मोटा मोटा सब याद रखना ताकि एग्जाम में आए तो
लिख सकता है। अब आगे चलते हैं, 21 के संदर्भ में सामाजिक न्याय का महत्व क्या है। क्या 21 के संदर्भ में सामाजिक न्याय, देखो ये नैतिक निर्णय, सामाजिक न्याय भूमिका का आधार नैतिक निर्णय प्रक्रिया योगदान है, जो 21 के अंदर लास्ट पैरा में लिखा केस स्टडी के ऊपर आता है सिलेबस में, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। उसके संदर्भ में ये है कि मान लो नैतिक निर्णय क्या होता है। पहला पॉइंट है नैतिक निर्णय होता क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, नैतिक निर्णय क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, नैतिक निर्णय ध्यान से सुनना, जिसे सही और गलत, एक ऐसा निर्णय होते हैं सही और गलत के बीच में निर्णय लेना, राइट और रॉन्ग के बीच में निर्णय लेना। ये न केवल कानून के अनुसार बल्कि मूल्य आधारित सोच और संवेदनशीलता, कानून के साथ साथ मूल्यों को भी परखना होता है और लोगों की जो भावना संवेदनशीलता है उनको भी देखना होता है। इसी के बीच में निर्णय लेने को लिए बोलते हैं नैतिक निर्णय। सामाजिक न्याय ऐसे निर्णय में ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय सिर्फ तटस्थ न होकर बल्कि यथा संगत और समावेशी को बढ़ावा देता है। अब अपन पढ़ते हैं कैसे, पहले पढ़ते हैं नैतिक निर्णय पढ़ा, नैतिक दुविधा क्या आता है, नैतिक दुविधा पढ़ लेते हैं अपन ताकि ये जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नैतिक दुविधा क्या होती है, दोनों में नैतिक क्या होती है, देखो नैतिक निर्णय पढ़ लिया, अब निर्णय लेते समय दुविधा क्या आता है। एक तो होती है टकराव, कर्तव्य को टकराव, है ना, कर्तव्य को टकराव, जैसे सत्य बोलना बनाम किसी का जान बचाना, या तो सत्य बोलूँ या किसी की जान बचाऊँ, तो ये कर्तव्य को टकराव हो गया। दूसरा निजी संबंध, है ना, और सार्वजनिक संबंध भी इसमें टकराव आता है। घर का आदमी रह गया लेकिन पब्लिक के संबंध में नियम देना होता है, कानूनों को ध्यान में रखते हुए क्या करें। मूल्यों को टकराव, संतृप्त बनाम समानता, है ना, मूल्यों को टकराव, कर्तव्यों को टकराव, निजी संबंधों सार्वजनिक को टकराव और मूल्यों को टकराव कैसे, समानता बनाम संतृप्तता। नुकसान किसी न पक्ष का होना, है ना, किसी का पक्ष का नुकसान नहीं भी, ये भी एक दुविधा। अब करे क्या, जैसे नैतिक रूप से उचित नुकसान जिसे वो तय करना कठिन होता है, इसी के संदर्भ में ये आया है। अब इस समय में नैतिक मूल्यों का समाधान क्या बोला, ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्यों का समाधान क्या हो सकता है। एक तो मूल्यों को टकराव हो गया है ना, निजी संबंधों को टकराव हो गया, कर्तव्यों को टकराव हो गया, नुकसान किसी पक्ष का भी ना हो है, तो ये क्या है, ये दुविधा है। अब आपके सामने आया कि समाधान भी तो हो सकता है। तो आप SDM पद पे बैठे मान लीजिए, उस समय आप समाधान क्या करेंगे। मान लो SDM में आपको अवैध जुगी हटाने का काम करना, अवैध जुगी रूपी जो है अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई उनको हटाने का पालन का होगा, लेकिन सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। तो दुविधा, कानून का पालन बनाम मानवीय संवेदना होगी ना, संकट आ गया। उसी के समय नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता तय करना, संवैधानिक मूल्यों को पहले परखना। लेकिन देखो इसमें यह है कि दुविधा का समाधान क्या होता है, नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता तय करें, जैसे संवैधानिक मूल्यों से पहले रखना, संवैधानिक मूल्य पहले रखना, इसका संविधान मूल्य क्या कहता है। दूसरा है कंटेक्स्ट का विश्लेषण करना, मतलब कंटेक्स्ट का मतलब कोई भी सरसा न्यूज में है, सामाजिक या मानवीय प्रभाव को समझे, कॉन्टेक्स्ट आया जो कोई भी न्यूज में है, तो सामाजिक और मानवीय प्रभाव को समझे। अब मान लो अल्टरनेटिव समाधान खोजे, जैसे जिसे कम से कम नुकसान हो, अल्टरनेटिव समाधान, चौथा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव समाधान, है ना, वैकल्पिक समाधान खोजे। नीति शास्त्र सिद्धांत में जैसे यूटिलिटी, अधिकतम लोगों का अधिकतम, है ना, कर्तव्य आधारित, इस तरह भी बातों को आपको ध्यान रखना। तो आपने नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक निर्णय की परिभाषा पढ़ ली, और नैतिक सुविधा समाधान क्या है, नैतिक दुविधा में फंसते हैं आप, समाधान क्या निकाले। अब पढ़ते हैं भूमिका सामाजिक न्याय की नैतिक दुविधा का क्या हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, है ना। देखो समावेशित लाना क्या है, समावेशित लाना, निर्णय सभी वर्गों को विशेषकर वंचित वर्गों को ध्यान में रखा जाता है। पहला पॉइंट है समावेशित, याद रखना। अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे उदाहरण मान लीजिए PM की विश्वकर्मा योजना, ये PM विश्वकर्मा योजना 2023 में आई है, जो इसमें क्या है कि विश्व समावेशी लोगों, पारंपरिक कारीगरी और दस्तकारों को समर्थन देने के लिए योजना लाई जो कमजोर वर्ग है, PM विश्वकर्मा योजना। तो आपको ये समावेशित लाना, निर्णय सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों को ध्यान रखा गया। अगला आपको है भेदभाव मुक्ति, क्या है भेदभाव मुक्ति। अब भेदभाव मुक्ति में बात की जाए तो लिंग, धर्म, सामाजिक, है ना, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आप नहीं कर सकते। 14 समानता का अधिकार 14 देता है, 15 में ये बात लिखी हुई है। तो अपन ऊपर पढ़ते हैं ना पॉलिटी से, क्या है सामाजिक न्याय का, वहाँ पे क्या बातें हुई संविधान में, तो संविधान के साथ में जोड़ के देखो, नैतिक निर्णय भेदभाव मुक्ति जाति, लिंग, धर्म आधारित पूर्वाग्रह से बचाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई महिला अधिकारियों को मातृत्व अवकाश देने, मैंने कल ही आपको पढ़ा है, आज वापस देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
मान लीजिए कोई मातृत्व निर्णय अधिकार अवकाश देने की नीति सिर्फ कानूनी नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय का अनुपालन जरूरी है ना भाई। जब मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया उस महिला के समर्थन विरोध में, तो उसने सिर्फ कानून देखा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाली उसी महिला के द्वारा, तब उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, मानवीय अधिकारों को भी देखा, संवैधानिक मूल्यों को भी परखा, है ना। तो क्या हुआ, संवैधानिक मूल्यों को परखने के बाद क्या आर्टिकल 21 में मातृत्व अवकाश को ही मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, है ना। अब तीसरा पॉइंट है जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी। क्या करनी, जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी। कैसे, जैसे कि डिजिटल लोकपाल, है ना, आरटीआई पोर्टल का विस्तार 2024 में हुआ। लोकपाल, है ना, डिजिटल लोकपाल और आरटीआई पोर्टल का विस्तार 2024 में हो। कब, 2024 में। किसका, आरटीआई और डिजिटल लोकपाल। अब हुआ ना एग्जाम्पल सेट, निर्णय पारदर्शी और नैतिक जवाबदायित्व को बढ़ावा देना। और एग्जाम्पल, हाल ही में आरपीएससी पेपर लीक की जवाब, भ्रष्टाचार के मामले में तत्काल निलंबन जवाबदारी का नैतिक मिसाल है ना। भ्रष्टाचार के मामले में जो आरपीएससी तत्काल सस्पेंड किया, तो ये क्या है, नैतिक निर्णय जवाबदेही सुनिश्चित करने का। अब आगे चलते हैं, करुणा संवेदन, कंपेशन, है ना। गरीब और शोषित वर्ग, क्या है, गरीब शोषित वर्ग के करुणा के लिए आधारित नीति बनाती है। क्या है, करुणा संवेदन की मामले। अब कोई गरीब शोषित वर्ग को करुणा आधारित, जैसे मान लो कोविड-19 की बात, कब बात करें, कोविड-19 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 की बात कर जाए, नीति निर्माण, गरीबों को मुफ्त राशन, प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाना, है ना। मान लो कोई बेंगलोर से मारवाड़ आ रहा था, तो उसके लिए विशेष ट्रेन चलाई, है ना। और खाद्य फूड सिक्योरिटी विशेष घर बैठे उपलब्ध कराया ना। तो ये क्या था, ये एक सामाजिक न्याय का नैतिक निर्णय था, है ना। संवैधानिक मूल्यों को साथ में भी जोड़ा। फूड सिक्योरिटी आर्टिकल 21 में आता है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ा, गरीबों को मुफ्त राशन प्रवासियों के लिए देना, है ना। प्रधानमंत्री गरीब अन्नपूर्णा योजना, याद रखना, ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 2024-25 में देखना। दूसरा एग्जाम्पल लिखना होता, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों का सम्मान, प्रेरणादायक कहानियों का प्रसार, है ना। जो मेहनत, सामाजिक मान्यता, वैज्ञानिकों संविधान के बाद में जोड़ सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो आपको पता ही है, जो आज की घटना ले लो कि भाई आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग बीकानेर वाली घटना है, ये क्या है, ये संवैधानिक मूल्यों का विरोध गया। आप मानवाधिकारों के लिए संरक्षण लिए क्या उपाय करें, तो दोनों आए, राज्य मानवाधिकार भी आया और हाईकोर्ट भी स्वतः संज्ञान लिया। तो ये क्या है, संवैधानिक मूल्य। बाड़मेर में बालिकाओं को शोषण हो रहा था, वहाँ पे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, है ना। समानता, स्वतंत्रता, गरिमा जैसे मूल्यों को संरक्षण की बात करता है। जैसे 3 तलाक कानून 2023 में मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को, समानता की रक्षा का नैतिक निर्णय। और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, है ना। और आगे इसी तरह अपन को ये टॉपिक पूरे सांस्कृतिक, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, सांस्कृतिक समानता, गरिमा, संवैधानिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो इसी के संदर्भ में अपन पूरा बेसिक क्या रिवीजन करते हैं। क्या क्या पढ़ा, सामाजिक न्याय, पॉलिटी से जोड़ा और इथिक्स से पढ़ा। इथिक्स में नैतिक क्या है, नैतिक निर्णय क्या होता है, नैतिक दुविधा आएगी क्या, नैतिक दुविधा आ जाती है तो उसका समाधान क्या खोजेंगे, और उसकी भूमिका के बारे में पढ़ा। तीसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग में पढ़ा, जो पब्लिक एड 3rd पेपर में यूनिट 2nd में आता है ना। उसी के संदर्भ राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में पढ़ा, राजस्थान की शक्तियों को पढ़ा, है ना। राज्य मानवाधिकार शक्तियों पढ़ा, राज्य मानवाधिकार की सीमाएं के बारे में पढ़ा, है ना। उसी के बेस पे अपन पूरा आर्टिकल पढ़ा, है ना। तो आपके आने वाले समय में एग्जाम में इस तरह सुनने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। तो सुनते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। इस बार आपका एग्जाम टाइम पे होगा, नो डाउट, क्योंकि कोई अपना जनवन आधार नहीं है। आप जुड़े रहिए एग्जाम के साथ। पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नेक्स्ट वैकेंसी भी समय पे आएगी, लेकिन आप अभी फोकस सिर्फ एग्जाम पे कीजिए, ना इधर का ना उधर के। इस बार कॉम्पिटिटर बहुत कम लोगों के बीच में है, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।